क्या समाज की जंजीरों में बंधा प्यार कायर होता है? केशव जात पात का ढोंग मानता था, लेकिन प्रेमा बंधी थी संस्कारों में। प्रेम था, क्या वही काफी था? जब टकराते हैं प्रेम परंपरा समाज, तो कौन जीतता है? प्रेमचंद की अमर कहानी कायर, एक दिल को छू लेने वाली जंग। चलिए शुरू करती हूँ। मेरा नाम है कंचन और आप सब देख रहे हैं कहानी कंचन की। अगर ऐसी ही कहानियाँ आपके रूह को छूती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। युवा का नाम केशव था, युक्ति का प्रेमा। दोनों एक ही कॉलेज के और एक ही क्लास के विद्यार्थी थे। केशव नए विचारों का युवक था, जात पात के बंधनों का विरोधी। प्रेमा पुराने संस्कारों की कायल थी, पुरानी मर्यादाओं और प्रथाओं में पूरा विश्वास रखने वाली। लेकिन फिर भी दोनों में गाढ़ा प्रेम हो गया था और यह बात सारे कॉलेज में मशहूर थी। केशव ब्राह्मण होकर भी वैश्य कन्या प्रेमा से विवाह करके अपना जीवन सार्थक करना चाहता था। उसे अपने माता पिता की परवाह न थी, कुल मर्यादा का विचार भी उसे स्वांग सा लगता था। उसके लिए सत्य कोई वस्तु थी तो प्रेमा थी, किंतु प्रेमा के लिए माता पिता और कुल परिवार के आदेश के विरुद्ध एक कदम भी बढ़ाना असंभव था। संध्या का समय था। विक्टोरिया पार्क के एक निर्जन स्थान में दोनों आमने सामने हरियाली पर बैठे हुए हैं। सैर करने वाले एक एक करके विदा हो गए, किंतु ये दोनों अभी वहीं बैठे हुए हैं। उनमें एक ऐसा प्रसंग छिड़ा हुआ है जो किसी तरह समाप्त नहीं होता। केशव ने झुलझुला कर कहा, इसका ये मतलब है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं? प्रेमा ने उसको शांत करने की चेष्टा करके कहा, तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो केशव, लेकिन मैं इस विषय को माता पिता के सामने कैसे छेड़ूं? यह मेरी समझ में नहीं आता। वो लोग पुरानी रूढ़ियों के भक्त हैं। मेरी तरफ से कोई ऐसी बात सुनकर मन में जो जो शंकाएं होंगी, उनकी तुम कल्पना कर सकते हो। केशव ने उग्र भाव से पूछा, तो तुम भी उन्हीं पुरानी रूढ़ियों के गुलाम हो? प्रेमा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में मृदु स्नेह भरकर कहा, नहीं, मैं उनकी गुलाम नहीं हूँ, लेकिन माता पिता की इच्छा मेरे लिए और सब चीजों से अधिक मान्य है। तुम्हारा व्यक्तित्व कुछ नहीं है, ऐसा ही समझ लो। मैं तो समझता था ये ढकोसले मूर्खों के लिए ही है, लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम जैसी विदुषियां भी इनकी पूजा करती हैं। जब मैं तुम्हारे लिए पूरे संसार को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो तुमसे भी यही आशा करता हूँ। प्रेमा ने मन में सोचा, मेरी देह पर मेरा क्या अधिकार है? जिन माता पिता ने अपनी रक्त से मेरी सृष्टि की है और अपने स्नेह से उसे पाला है, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने का उसे कोई हक नहीं है। उसने दीनता के साथ केशव से कहा, क्या प्रेम स्त्री और पुरुष के रूप में ही रह सकता है, मैत्री के रूप में नहीं? मैं तो आत्मा का बंधन समझती हूँ। केशव ने कठोर भाव से कहा, इन दार्शनिक विचारों से तुम मुझे पागल कर दोगी। प्रेमा, बस इतना ही समझ लो, मैं निराश होकर नहीं रह सकता। मैं प्रत्यक्षवादी हूँ और कल्पनाओं के संसार में प्रत्यक्ष का आनंद उठाना मेरे लिए असंभव है। यह कहकर उसने प्रेमा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने की चेष्टा की। प्रेमा ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और बोली, नहीं केशव, मैं कह चुकी हूँ कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तुम मुझसे वह चीज न मांगो जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। केशव को अगर प्रेमा ने कठोर शब्द कहे होते तो भी उसे इतना दुख न होता। एक क्षण तक वह मन मारे बैठा रहा, फिर उठकर निराश भरे स्वर से बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा। आहिस्ता आहिस्ता कदम सा उठाता हुआ वह वहाँ से चला गया। प्रेमा अब भी वहीं बैठी आंसू बहाती रही। रात को भोजन करके जब प्रेमा अपनी माँ के साथ लेटी तो उसकी आंखों में नींद न थी। केशव ने उसे एक ऐसी बात कह दी थी जो चंचल पानी में पकड़ने वाली छाया की तरह उसके दिल पर छाई हुई थी। प्रतिक्षण उसका रूप बदलता था। वह उसे स्थिर न कर सकती थी। माता से इस विषय में कुछ कहे तो कैसे, लज्जा मुंह बंद कर देती थी। उसने सोचा, अगर केशव के साथ मेरा विवाह न हुआ तो उस समय मेरा क्या कर्तव्य होगा? अगर केशव ने कुछ उद्दंडता कर डाली तो मेरे लिए संसार में फिर क्या रह जाएगा? लेकिन मेरा बस ही क्या है? इन भांति भांति के विचारों में एक बात जो उसके मन में निश्चय हुआ वह यह थी कि केशव के सिवा वह और किसी से विवाह न करेगी। उसकी माता ने पूछा, क्या तुझे अभी तक नींद न आई? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि थोड़ा बहुत घर का काम काज किया कर, लेकिन तुझे किताबों से ही फुर्सत नहीं मिलती। 4 दिन में तू पराए घर जाएगी, कौन जाने कैसा घर मिले। अगर कुछ काम करने की आदत न रही तो कैसे निभा होगा? प्रेमा ने भोलेपन से कहा, मैं पराए घर जाऊंगी ही क्यों? माता ने मुस्कुरा कर कहा, लड़कियों के लिए तो यही सबसे बड़ी विपत्ति है। माँ बाप के गोद में पलकर जो ही सयानी हुई दूसरों की हो जाती है। अगर अच्छे प्राणी मिले तो जीवन आराम से कट गया, नहीं तो रो रो कर दिन काटना पड़ा। सब कुछ भाग के अधीन है। अपनी बिरादरी में तो मुझे कोई घर नहीं भाता, कहीं लड़कियों का आदर नहीं, लेकिन करना तो बिरादरी में ही पड़ेगा। न जाने यह जात पात का बंधन कब टूटेगा। प्रेमा ने डरते डरते बोली, कहीं कहीं तो बिरादरी के बाहर भी विवाह होने लगे हैं। उसने कहने को तो कह दिया, लेकिन उसका हृदय कांप रहा था कि माता जी कहीं भाप न जाएं। माता ने विस्मय से पूछा, क्या हिंदुओं में ऐसा हुआ है? फिर उसने आप ही आप उस प्रश्न का जवाब भी दिया और
और 2-4 जगह ऐसा हो भी गया तो उससे क्या होता है। प्रेमा ने इसका कुछ जवाब न दिया। भय हुआ कि उसका आशय कहीं माता समझ न जाए। उसका भविष्य एक अंधेरी खाई की तरह उसके सामने मुंह खोले खड़ा था, मानो निगल जाएगा। उसे न जाने कब नींद आ गई। प्रातः काल प्रेमा सो के उठी तो उसके मन में एक विचित्र साहस का उदय हो गया था। सभी महत्वपूर्ण फैसले हम आकस्मिक रूप से हम कर लिया करते हैं, मानो कोई देवी शक्ति हमें उनकी ओर खींच ले जाती है। वही हालात प्रेमा की थी। कल तक वह माता पिता के निर्णय को मान समझती थी, पर संकट को सामने देखकर उसमें उस वायु की हिम्मत पैदा हो गई थी जिसके सामने कोई पर्वत आ गया हो। वही मंद वायु प्रबल वेग से पर्वत के मस्तक पर चढ़ जाती है और उसे कुचलती हुई दूसरी तरफ जा पहुंचती है। प्रेमा मन में सोच रही थी, मानो यह देह माता पिता की है, किंतु आत्मा तो मेरी है। मेरी आत्मा को जो कुछ भुगतना पड़ेगा वह इसी देह से तो भुगतना पड़ेगा। अब वह इस विषय में संकोच करना अनुचित ही नहीं घातक समझ रही थी। अपने जीवन को क्यों एक झूठे सम्मान पर बलिदान करे। उसने सोचा, विवाह का आधार अगर प्रेम न हो तो वह दया का विक्रय है। आत्मसमर्पण क्यों बिना प्रेम के भी हो सकता है। इस कल्पना से ही कि न जाने किस अपरिचित युवक से उसका विवाह हो जाएगा, उसका हृदय विरोध कर उठा। वह अभी नाश्ता करके कुछ पढ़ने जा ही रही थी कि उसके पिता ने प्यार से पुकारा, मैं कल तुम्हारे प्रिंसिपल के पास गया था, वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। प्रेमा ने सरल भाव से कहा, आप तो यूं ही कहा करते हैं। नहीं सच? यह कहते हुए उन्होंने अपनी मेज की दरार खोली और मखमली चौखटों में जड़ी हुई एक तस्वीर निकालकर उसे दिखाते हुए बोले, यह लड़का ICS के इम्तिहान में प्रथम आया है, इसका नाम तो तुमने सुना होगा। बूढ़े पिता ने ऐसी भूमिका बांध दी थी कि माँ उनका आशय न समझ सकी, लेकिन प्रेमा भाप गई थी। उनका मन तीर की भांति लक्ष्य पर जा पहुंचा। उसने बिना तस्वीर की ओर देखते हुए कहा, नहीं, मैंने उसका नाम तो नहीं सुना। पिता ने बनावटी आश्चर्य से कहा, क्या तुमने उसका नाम नहीं सुना? आज के दैनिक पत्र में उसका चित्र और जीवन वृत्तांत छपा है। प्रेमा ने रुखाई से जवाब दिया, होगा, मगर मैं तो उस परीक्षा का कोई महत्व नहीं समझती। मैं तो समझती हूँ जो लोग इस परीक्षा में बैठे हैं वो पल्ले सिर के स्वार्थी होते हैं। आखिर उनका उद्देश्य इसके सिवा और क्या हो सकता है कि अपने गरीब निर्धन दलित भाइयों पर शासन करें और खूब धन संचय करें। यह तो जीवन का कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं है। इस आपत्ति में जलन थी, अन्याय था, निर्दयता थी। पिताजी ने समझा था प्रेमा यह बखान सुनकर लट्टू हो जाएगी। यह जवाब सुनकर तीखे स्वर से बोले, तू तो ऐसी बातें कर रही है जैसे तेरे लिए धन और अधिकार का कोई मूल नहीं। प्रेमा ने ठिठाई से कहा, हाँ, मैं तो इसका मूल नहीं समझती। मैं तो आदमी को त्याग देती हूँ। मैं तो ऐसे युवकों को जानती हूँ जिन्हें यह पद जबरदस्ती दिया जाए तो स्वीकार न करेंगे। पिता ने उपहास के ढंग से कहा, यह तो आज मैंने नई बात सुनी। मैं तो देखता हूँ छोटी छोटी नौकरियों के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं। मैं जरा उस लड़के की सूरत देखना चाहता हूँ जिसमें इतना त्याग हो। मैं तो उसकी पूजा करूँगा। शायद किसी दूसरे अवसर पर यह शब्द सुनकर प्रेमा लज्जा से सिर झुका लेती, पर इस समय उसकी दशा उस सिपाही की सी थी जिसके पीछे गहरी खाई हो। आगे बढ़ने के सिवा उसके लिए और कोई मार्ग न था। अपने आवेश को संयम से दबाती हुई आंखों में विद्रोह भरे वो अपने कमरे में गई और केसों के कई चित्रों में से वह एक चित्र चुन कर लाई जो उसकी निगाह में सबसे खराब थी और पिता के सामने रख दिया। बूढ़े पिताजी ने चित्र को अपेक्षा के भाव से देखना चाहा, लेकिन पहली दृष्टि में ही उसने उसे आकर्षित कर लिया। ऊंचा कद था, दुबला होने पर भी उसका गठन स्वास्थ्य और संयम का परिचय दे रहा था। मुख पर प्रतिभा का तेज न था, पर विचारशीलता का कुछ ऐसा प्रतिबिंब था जो उसके मन में विश्वास पैदा करता था। उन्होंने उस चित्र की ओर देखते हुए पूछा, यह किसका चित्र है? प्रेमा ने संकोच से सिर झुकाकर कहा, यह मेरी क्लास में पढ़ते हैं, अपनी बिरादरी का है। प्रेमा की मुख मुद्रा धूमिल हो गई। इसी प्रश्न के उत्तर पर उसकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। उसके मन में पछतावा हुआ कि व्यर्थ मैं इस चित्र को यहाँ लाई। उसमें एक क्षण के लिए जो दृढ़ता आई थी वह इस पहले प्रश्न के सामने कातर हो उठी। दबी हुई आवाज से बोली, जी नहीं, वह ब्राह्मण है। और यह कहने के साथ ही क्षुब्ध होकर कमरे से निकल गई, मानो यहाँ की वायु में उसका गला घुटा जा रहा हो, और दीवार की आड़ में होकर रोने लगी। लाला जी को तो पहले ऐसा क्रोध आया कि प्रेमा को बुलाकर यह साफ साफ कह दे कि यह संभव है। वह उसी गुस्से में दरवाजे तक आए, लेकिन प्रेमा को रोते हुए देखकर नर्म हो गए। इस युवक के प्रति प्रेमा के मन में क्या भाव थे यह उनसे छिपा न रहा। वे स्त्री शिक्षा के पूरे समर्थक थे, लेकिन इसके साथ भी कुल मर्यादा की रक्षा भी करना चाहते थे। अपनी ही जात के सुयोग वर्ग के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर सकते थे, लेकिन उस क्षेत्र के बाहर कुलीन से कुलीन और योग से योग वर्ग की कल्पना भी उनके लिए असहा थी। सबसे बड़ा अपमान वो सोच ही न सकते थे। उन्होंने कठोर स्वर से कहा, आज से कॉलेज जाना बंद
कर दो। अगर शिक्षा कुल मर्यादा को डुबोना ही खाती है तो कुशिक्षा है। प्रेमा ने कातर कंठ से कहा, परीक्षा तो समीप आ गई है। लाला जी ने दृढ़ता से कहा, आने दो, और फिर अपने कमरे में जाकर विचारों से डूब गए। दोस्तों, मैं कहानी को समाप्त करती हूँ। इसके आगे की कहानी सुनाऊंगी अगले दिन। धन्यवाद।